साथ में आज ये स्टार्ट करूंगा, फिर उसके बाद उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर आपको कुछ चीजें लिखवाई जाएंगी। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है, बच्चे बता रहे हैं। तो सुंदर सुशील क्वेश्चन के साथ आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे हम शुरू। ठीक, इसे पढ़ो आराम से, हिंदी में भी है आपके सामने, इंग्लिश में भी है। ठीक है, दोनों में है। कह रहा है ऑन ए स्पेसिफिक डे एंड टाइम द टेम्परेचर वाज 48 डिग्री सेल्सियस इन चूरू एंड 24 डिग्री सेल्सियस इन शिमला। टू मेटेलिक कप आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट्स कंटेन्ड वाटर एट 95 डिग्री सेल्सियस इन चूरू एंड 71 डिग्री सेल्सियस इन शिमला। विच वन ऑफ दीज टू कप रीच रूम टेम्परेचर फर्स्ट? बताओ इसका आंसर। हर्ष, करीना, मनीष, नूरी, संदीप, राहुल, करो बेटा। ये 24 डिग्री सेल्सियस इन है, ये ना सिंबल में दब गया होगा ये। एक विशिष्ट दिन और समय पर चूरू में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस था। सभी प्रकार से समान धातु के दो कपों में चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस और पानी था। इन दोनों में से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंचा? क्या आंसर देंगे आप इसका? तो पढ़ लिया होगा तुमने क्वेश्चन ये। हर्ष करो बेटा, और टाइम से आया करो क्लास में, पूरे 3 मिनट 4 सेकंड लेट हो। योगेश ने पहला आंसर दिया, शुरुआत ही गलत से हुई इस बार। और योगेश भाई 2 बार कमेंट करने से ठीक नहीं हो जाएगा। जैसे किसी का ठीक आंसर आएगा मैं एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। राजहंस का ठीक है, कुशाग्रा का भी गलत है, योगेश का फिर से गलत है। चलो यहां देखते हैं, यहां समझो बात को। बाकी बच्चे अपना आंसर चेक कर लेना जब मैं मिलाऊंगा ना, ठीक है कि गलत। बेटा उसने कहा कि एक जगह है चूरू, चूरू राजस्थान में है, बहुत गर्म जगह है। हर बार गर्मियों में आप न्यूज में नाम सुनते होंगे इस जगह का। और शिमला, ये तो आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में है, टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने बहुत जाते हैं शिमला में। ठीक है, तो अजय का भी गलत हो गया, राहुल का सही है, विक्की का भी गलत है, अंकित का गलत है, अवनी का भी गलत है, सचिन का ठीक है। बाकी यहाँ देखो, तो उसने कहा बेटा 2 कप हैं और दोनों कप बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल एक जैसे, जैसा कप ये बिल्कुल वैसे ही है। होता नहीं कि बार हम 6 कप का एक जोड़ा ले आते हैं, तो मान लो कि एक कप आपकी मौसी ले गई, वो चूरू में रहती है, आप रहते हैं शिमला में, हालांकि छोटा बड़ा लग रहा है पर दोनों कप एक जैसे हैं। अच्छा मुझे ना इसका वो करना नहीं आता, एक इसमें वो होता है एक कुछ एक होता है तरीका ना जिससे ये हो जाता है, इसकी कॉपी हो जाती है, कॉपी। अच्छा करेंगे एक बार कॉपी कैसे होती है। कॉपी, कॉपी हो तो गया था यार ये। नहीं हो रहा, चलो एक्सपेरिमेंट किसी और दिन करके देखेंगे क्लास में हम। एक मैंने देखा तो था कहीं पे, एक टीचर कर रहे थे एक दिन क्लास में, कॉपी कर लिया था उन्होंने। खैर अपने को नहीं पता तो हम ऐसे नॉर्मल बना देते हैं। इसे आज मैं देखूंगा कि कॉपी कैसे किया जाता है। ठीक, अब लगभग आपको सेम से लग रहे होंगे। इसने कहा कि 2 कप हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, इसमें पानी है और इसमें भी। ये कह रहा बेटा कि चूरू का जो तापमान है ना वो 48 डिग्री सेल्सियस है, शिमला का तापमान किसी दिन 24 डिग्री सेल्सियस है, और चूरू में जो पानी है ये 95 डिग्री सेल्सियस पे है और शिमला में है 71 पे। तो कह रहा है कि कौन सा कप कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, ये हमारे से पूछ रहा है। ठीक है, हाँ पहले क्वेश्चन आज गए। तो बेटा एक चीज देखना, ये कह रहा है कि कौन सा कप कमरे के तापमान पर पहले, पहले समझो कि कमरे के तापमान पे पहुंचेंगे क्यों। आप कहेंगे इसलिए पहुंचेंगे कि इसका तापमान 95 है, कमरे का 48 है। तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ जाती है, उष्मा हमेशा उच्च तापमान से कम की तरफ को फ्लो करती है ना, हाई से लो की तरफ को। तो इसका तापमान 95 है, इसका 48 है, तो ये अपनी हीट कहां देगा, वातावरण को फेंकेगा। ऐसे ही इसका तापमान 71 है, कमरे का 24 है, अपनी हीट फेंकेगा कमरे में। अब देखो इसने कहा कि कौन सा कमरे के तापमान पर पहले पहुंचेगा, यानी कि कौन फटाफट हीट डालेगा कमरे में और कमरे के तापमान पर पहले पहुंच जाएगा। तो आपको ये बात बेटा ध्यान समझनी है कि जब कोई वस्तु ठंडी होती है, यानी अपनी उष्मा एटमॉस्फेयर में फेंकती है, अपना हीट एटमॉस्फेयर को देती है, तो कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडी पड़ेगी, उसके ठंडे होने की दर क्या है, वो केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि उस वस्तु का तापमान क्या है, नहीं। वो इस बात पे भी डिपेंड नहीं करता कि वातावरण का तापमान क्या है, नहीं। वो डिपेंड इस बात पे करता है कि वस्तु और वातावरण के तापमान में डिफरेंस कितना बड़ा है। तो वस्तु और वातावरण के तापमान में अगर डिफरेंस बहुत बड़ा होगा तो वस्तु जल्दी ठंडी पड़ जाएगी। याद करो सर्दी में आपने एक चाय बनाई और वो चाय बहुत जल्दी ठंडी पड़ जाती है, पता क्यों? सर्दी में चाय का तापमान मान लो 100 है, लेकिन कमरे का तापमान तो 2 ही है, तो डिफरेंस बनता 98 का, 98 का। गर्मी में चाय बहुत देर तक भी गर्म रहती है, क्यों? चाय का तापमान तो 100 है, लेकिन कमरे का तापमान है 40, तो डिफरेंस तो केवल 60 का ही बचेगा। ठीक है, तो छोटा डिफरेंस है गर्मियों में, तो उतना तेजी के साथ चाय अपनी हीट वातावरण को नहीं देगी, लेकिन सर्दी में डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो फटाफट चाय अपनी हीट किसे दे देगी, वातावरण को। अब यहाँ देखो आपको जो ये आपको डिफरेंस किसका चेक करना है, इस वस्तु का और वातावरण का। तो डिफरेंस अगर आप चेक करेंगे तो 47 डिग्री सेल्सियस आएगा। यहाँ चेक करेंगे
कि कप का तापमान 71 है, वातावरण का 24 है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 47 का। यानी जितना तेजी के साथ ये 95 वाला हीट दे रहा होगा वातावरण को, उतना ही तेजी से दे रहा होगा 71 वाला भी 24 को। तो ठीक जैसे ही ये कब पहुंचेगा कमरे के तापमान पे 48 पे, वैसे 71 वाला भी 24 पे पहुंच जाएगा। दोनों कमरे के तापमान बिल्कुल एक साथ पहुंचेंगे। तो कोई वस्तु ठंडी होने लगती है, उस वस्तु के ठंडे होने की दर, वो कितना तेजी के साथ ठंडी पड़ेगी, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान में। देखो डिफरेंस किसका देखना है, वस्तु और वातावरण का। डिफरेंस बड़ा होगा, वस्तु फटाफट हीट फेंकेगी वातावरण में, और डिफरेंस बड़ा नहीं होगा तो उतना तेजी से नहीं फेंकेगी। तो इस क्वेश्चन का जो हम कर रहे थे, इसका आंसर हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा हमारा सी ऑप्शन, कि बोथ कप्स रीच्ड रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम। दोनों कप एक ही समय में कमरे के तापमान पर पहुंच जाएंगे। आ रही बात समझ में? दोनों कप क्या करेंगे बेटा, बोथ कप रीच रूम टेम्परेचर एट द सेम टाइम। ठीक, अब ये हमें पता चल गया। अब ये बात जो मैंने आपको बेटा बताई, ये बात हमें बताई थी न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने बहुत सारी चीजें बताई हमें। न्यूटन ने मोशन के बारे में बताया, गति के नियम भी दिए हैं। न्यूटन ने ऑप्टिक्स में भी काम किया, न्यूटन ने थर्मोडायनामिक्स में भी काम किया, बहुत काम किया है। ठीक है, तो न्यूटन का एक नियम है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का शीतलन का नियम। तो न्यूटन ने शीतलन के नियम में ही बताया कि कोई वस्तु जब ठंडी होती है तो उस वस्तु का तापमान और वातावरण के तापमान में डिफरेंस बड़ा है, वस्तु जल्दी ठंडी पड़ेगी, और डिफरेंस छोटा है तो उतना जल्दी ठंडी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हिंदी में लिखेंगे न्यूटन का शीतलन का नियम, न्यूटन का शीतलन का नियम लिखेंगे। पहले इंग्लिश लिख लो, फिर हिंदी लिखवा दूंगा। लिखेंगे रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, होने की दर, होने की दर उस वस्तु और वातावरण के, उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है, उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। ठीक है, आरिवासन में यहाँ पे सभी को, तो इसका हमारा आंसर क्या बनेगा, ये किसी वस्तु के ठंडे होने की दर उस वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होगी। अगर ये कितना बड़ा समझ में आया आपको, आप ऐसे सच में आया या फर्जी ऐसे बोल रहे हैं, इसके बारे में पता चलेगा। भाई शिवानंद जीएस स्पेशल का बैच है, क्यों लिख रही है आईआईटी का क्लास लिए हैं, आईआईटी का लिए हैं, क्या कर रहे हो तुम हैं? ये क्वेश्चन कर दो, आईआईटी का किए हैं, फलाने किए हैं, ये क्वेश्चन करना। 4 क्वेश्चन पूछ लूंगा ना, भी सारी आईआईटी निकल जाएगी। जो बताया जा रहा है उसे पढ़ ले चुपचाप। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो पिछली बात हमें कितनी बड़ा समझ में आई, ये भी इस क्वेश्चन से हमें पता चलेगा। करो सभी ये, करो भाई आदित्य। ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग भी बताएगा मुझे, फिजिक्स के साथ में आप कितना बढ़िया दिमाग आपका चलता है। एमआर का बिल्कुल सही आंसर आया है। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन तो बेटा आपको मिल ही जाएंगे, जो आपको जो पीडीएफ मिलती है उसमें मिल जाएगा क्वेश्चन। तो एमआर का बिल्कुल ठीक है, आशुतोष का बिल्कुल गलत है, संदीप का गलत है, एबीसीडी लिखो बेटा, अवनी का भी गलत है। रवि का सही है, उत्कर्ष का गलत है, आदित्य का गलत है, शिवम का सही है, योगेश का गलत है, विक्की गलत है, प्राची का गलत है, अवनीत का गलत है, दिनेश का गलत है, शिवम गलत, करीना गलत, दीप गलत, हर्ष गलत, श्रेया गलत, विकास का भी गलत। चलो इतना बच्चों ज़्यादा गलत नहीं बोल रहे कि तुम डिप्रेशन में आ जाओ। यहाँ देखो, इसने कहा है ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस इन 25 सेकंड। तो बेटा वस्तु कह रहा कि 90 से 75 अगर 25 सेकंड में हुई है तो 75-60 कितने में होगी। अब आपने क्या सोचा, 90 से 75 डिफरेंस आया 15 का, यहाँ भी 15 का, आपने 25 बोल दिया, गलत हो गया। अरे भैया डिफरेंस देखना किसका है,
अरे डिफरेंस ये नहीं देखना कि वस्तु का कितना डिग्री तापमान गिरा, डिफरेंस देखना होता है वस्तु के तापमान और वातावरण के तापमान में। डिफरेंस किसके साथ बताया था मैंने, वस्तु और वातावरण का तापांतर, सिस्टम और सराउंडिंग का डिफरेंस देखना है। अभी वस्तु बेटा 90 से गई 75, 75 से जा रही है 60 पे, तो ये वस्तु का तापमान क्यों गिर रहा है, क्योंकि अपनी हीट वातावरण को फेंक रही होगी। तो एटमॉस्फेयर का तापमान अपने मन से मान लो कुछ भी, एटमॉस्फेयर का तापमान मैंने मान लिया बेटा, मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस है, एटमॉस्फेयर का कम मानना पड़ेगा ना, तभी तो वस्तु अपनी हीट एटमॉस्फेयर को देगी। अब जब बेटा यहाँ पे एक चीज देखना, बड़े ध्यान समझना मामले को, जब बेटा वस्तु का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस था और एटमॉस्फेयर का तापमान कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो उस समय डिफरेंस रहा होगा 70 का, तो 90 इसका कितना 20, तो 90 वातावरण का तापमान 20, इसने अपनी हीट फेंकी वातावरण को 90 से 20 की तरफ को हीट फेंकी, ये पहुंच गई 75 पे, ठीक है। अच्छा जैसे ही बेटा ये पहुंच गया 75 पे, अब जब बेटा 75 पे है, कमरे का तापमान कितना है 20, तो अब तो डिफरेंस केवल 55 का ही रह गया। अब क्या, जब ये 90 पे था, कमरे का तापमान 20 था, तो डिफरेंस 90 का था, फटाफट हीट फेंक रहा था, अब डिफरेंस रह गया केवल 55 का ही। क्या अब उतनी ही तेजी के साथ ही हीट फेंक रहा होगा क्या, नहीं, अभी स्लोली हीट फेंक रहा होगा, आराम आराम से, डिफरेंस छोटा हो गया है, तो यानी समय क्या लगेगा 25 सेकंड से ज्यादा। इस बात को ऐसे याद रखना, अगर कोई वस्तु मान लो 100 डिग्री पे है और उसे 100 से 90 होने में 5 मिनट लग रहे हैं, 100 से 90 होने में 5 मिनट, तो 90 से 80 में जाने 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे, 70 पे और ज्यादा, 70 60 पे और ज्यादा, 60 से 50 पे और ज्यादा। जब कोई वस्तु का तापमान गिरते गिरते कमरे के तापमान के नजदीक आने लगता है, तो पहले से अधिक समय लेती है हर डिग्री का तापमान गिरने में। 100 से 99 अगर 1 सेकंड में हुआ, तो 56 से 55 भी 1 सेकंड में नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो भाई, वस्तु का तापमान 90 है, एटमॉस्फेयर का 20, डिफरेंस 90 का, हीट फेंक के हमारी, लेकिन कमरे, अब वस्तु का तापमान 75 पहुंच गया, कमरे का 20 है, डिफरेंस 55 का, तो क्या उतनी तेजी से हीट फेंकेगा भी नहीं, पहले 90 का डिफरेंस, अब तो केवल 55 का है। भाई मान लो कि अब आपके जेब में 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेकर आप चल रहे हैं, किसी ने आपके रिश्तेदार ने कहा भाई साहब वो कुछ पैसे उधार चाहिए थे, आपने कहा कि चलो कितने, उन्हें 50,000 रुपए, आपने ठीक है 10 लाख हैं, रिश्तेदारी भी अच्छी है, भरोसे का आदमी है, आपने क्या किया तुरंत 50,000 रुपये उसे उधार दे दिए, 10 लाख थे 50 आपने दे दिए। मान लो कि कुछ स्थिति ऐसी बदली कि 5-4 साल के बाद आपके पास टोटल अमाउंट ही 1.5 लाख रुपए का है, और आपके जो रिश्तेदार हैं भाई साहब वो 50,000 रुपये की कुछ जरूरत थी, तो आपको यार 50 तो नहीं हो पाएंगे, थोड़ा सा तंग है हाथ, काम वाम बढ़े नहीं चल रहा है, चलो मैं देखता हूँ 10 15 20 की तो कुछ तो व्यवस्था कर ही दूंगा। अब जब आपके पास 10 थे आपने तुरंत 50 दिए, लेकिन जब आपके पास खुद कितने रह गए हैं, आपके पास 1.5, तो आप उतना तेजी के साथ आपके हाथ से पैसा नहीं निकल रहा। तो ऐसे जब वस्तु का तापमान ज्यादा है और वातावरण का तापमान में अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो वो फटाफट अपनी हीट फेंक के मारती है वातावरण को, लेकिन वस्तु और वातावरण के तापमान में अगर डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं होगा ना, फिर ऐसा नहीं होगा, वस्तु 100 से 90 तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन वस्तु का तापमान अगर 30 हो और कमरे का 20 हो, तो 30 से 20 उतने ही टाइम में नहीं पहुंचेगी जितने टाइम में 100 से 90 पहुंचेगी। 100 से 90 पहुंचने अगर 10 मिनट लगे ना, तो 30 से 20 में आने में तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। अच्छा अगले पे करते हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, आ गया हो तो आ ही गया होगा, है ना। अब इसे नहीं आया होगा तो वो दोबारा देख लेना 2-3 बार क्लास को, पर आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन करना। इसमें हिंदी में थोड़ा सा मिसिंग है, T2 मिनट में 70 डिग्री सेल्सियस 65 डिग्री सेल्सियस और T3 मिनट में, और T3 मिनट में 65 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस ठंडी हो जाती है, ये करना। हाँ हाँ, एटमॉस्फेयर का तापमान नहीं दिया, कुछ भी जूम कर लो, पर कम है जूम करना है, तभी तो हीट जाएगी वस्तु से वातावरण में। जो पिछला क्वेश्चन था बेटा, ये वाला करो। हम्म कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं, संदीप, जितेंद्र, विक्की, प्रतीक, अवनी, मनीष के। इसने कहा देखो, ए बकेट फुल ऑफ वाटर इज केप्ट इन ए रूम एंड इट कूल्स फ्रॉम 75 डिग्री सेल्सियस टू 70 इन T1 मिनट, 70 से 65 में T2 और 65 से 60 में T3। तो बेटा आपको पता है जैसे वस्तु ठंडी होते होते कमरे के तापमान के नजदीक पहुंचती है तो समय ज्यादा लेने लगती है। अगर इसे 75 से 70 होने में 10 मिनट लगे, तो 70 से 65 होने में और ज्यादा समय लगेगा, 65 से 60 होने में और ज्यादा लगेगा, 60 से 55 में और ज्यादा लगेगा, टाइम बढ़ने लगेगा। तो T1 मिनट से ज्यादा होंगे T2, T2 से ज्यादा बड़े होंगे T3। तो T1 सबसे छोटा, T2 से बड़ा, T3 से बड़ा, बी ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सिंबल पता होते हैं, जिधर को मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है, तो T2 बड़ा है T1 से और T3 बड़ा है T2 से, तो ज्यादा बड़ा समय कौन सा होगा देखो,
75-70 होने में जितना समय लगा उससे अधिक समय लगेगा 70 से 65 होने में, 65 से 60 होने में और ज्यादा, 60 से 55 में और ज्यादा, 55 से 50 में और ज्यादा, 55 45 से 40 में और ज्यादा, 40 से 35 में और ज्यादा, 35 से 30 में और ज्यादा। जैसे सब कमरे के तापमान के नजदीक पहुंचते हैं तो समय ज्यादा लगने लगता है। ठीक है, क्लियर की बात? अगर आपके 2-3 बातें समझ में आई हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमने ये जो बातें हमने समझी ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग के तहत समझी। ठीक है, अच्छा कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है वो। ठीक है सर, बी सही होगा ना सर? हाँ बी ऑप्शन बताया तो सही है, बी। अरे बी लिखा तो है, बी ऑप्शन ठीक है। क्लास की पीडीएफ नहीं मिल रही है, मैं आज बात कर लेता हूँ, मैंने सारी पीडीएफ आगे पहुंचा रखी है, वो कैसे आपके पास नहीं पहुंची है। ये कह रहा सिंबल में कंफ्यूजन हो गया। कहाँ से पढ़, कौन से स्कूल से पढ़े हो तुम जो तुम्हें सिंबल में कंफ्यूजन हो गया? ठीक, चलो अब आगे आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमने किया था अभी, इसका आंसर हमने क्या बताया था आपको? बी ऑप्शन। ठीक है, लिखा तो है बी, बी आंसर ठीक है। अब एक बड़ा सुंदर कॉन्सेप्ट और देखेंगे इसमें हम, लिखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जल का असामान्य, जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, हाँ देखेंगे ध्यान से। बेटा यहाँ पे एक सब लिखा है, जल का असामान्य व्यवहार, विचित्र, एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, देखो अब ये जल का मैंने जो असामान्य व्यवहार बताया आपको, आप कहेंगे सर असामान्य, पानी के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? पानी तो बड़ी सुंदर चीज है। 2 दिन बिना पानी के रह के देखो, अपने आप से कहोगे पानी तो बड़ा सुंदर है, विचित्र तो बिल्कुल नहीं बताओगे। करके ट्राई करके देखो। ये मैं नहीं, आप भी कहेंगे थोड़ी देर में कि व्यवहार जो है जल का वो असामान्य है। देखो कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम किसी चीज को गर्म करने लगे, गर्दन थोड़ा अटक सी गई, है, ठीक है। ऐसा देखो मैं क्यों कह रहा हूं, आपको पता है कि जनरली जब किसी चीज को आप हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर चीजें फैलती हैं, एक्सपेंड करती है ना। जो ट्रेन की पटरी आपने सुना होगा कि जब उनमें जोड़ लगाते हैं हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ताकि उनके पास एडजस्ट होने की जगह हो, तो गर्म करने पर चीजें फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं। लेकिन पानी के साथ मामला थोड़ा सा अलग है। आपके पास मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ भी होता है और 0 का पानी भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास 0 डिग्री का पानी है, आपने इसे हीट दी, इसका तापमान बढ़ के हो गया 1 डिग्री, आपने और हीट दी, तापमान बढ़ के हो गया 2 डिग्री, और हो गया 3, और बढ़ के हो गया 4। तो टेम्परेचर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से कितना बढ़ गया 4। तो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। तो गर्म करने पर मैंने कहा कि चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। लेकिन पानी के साथ मामला थोड़ा सा अलग है। अगर पानी का आप टेम्परेचर बढ़ाए ना 0 से लेकर 4 डिग्री तक, तो पानी सुकुड़ना शुरू करता है, कम जगह घेरता है, पानी का वॉल्यूम घटने लगता है। तो पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म करते हैं तो पानी सुकुड़ता है, पानी का वॉल्यूम घटता है। लेकिन 4 से ऊपर गर्म करें तो पानी बाकी चीजों की तरह एक्सपेंड करेगा, बाकी चीजों की तरह फैलने लगता है। तो पानी का बिहेवियर कैसा है कि 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो पानी आपको सुकुड़ते दिखेगा, उसका वॉल्यूम घटते दिखेगा, और 4 से ऊपर गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ते दिखेगा। इसकी वजह से बहुत सारी घटनाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। पहले यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास में पानी है, वाटर। तुमने क्या कहा, अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो आयतन है, आपको घटते दिखेगा 0 से लेकर 4 तक। तो 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है, और 4 डिग्री से ऊपर पानी को गर्म करेंगे तो बाकी चीजों की तरह पानी फैलता है, एक्सपेंड करता है। तो अबव 4 डिग्री सेल्सियस पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। ठीक है, तो 4 से नीचे पानी का वॉल्यूम घटता है और 4 से ऊपर वॉल्यूम बढ़ता है। तो यहाँ पे चीज समझना है बड़े ध्यान से। ये देखो 0 डिग्री है तो 0 से 4 तक तो पानी का वॉल्यूम घटा, और 4 के बाद बढ़ रहा है, तो सबसे कम कहां पर हुआ, 4 डिग्री पर। तो 4 डिग्री पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस पानी का वॉल्यूम कैसा होता है, मिनिमम, न्यूनतम। अगर बहुत ही आसान क्वेश्चन आए तो सिंपली वो यही पूछता है कि
किस तापमान पर पानी का वॉल्यूम, पानी का आयतन सबसे कम रहता है? आप बोलेंगे पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन आजकल उसने क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया। आजकल वो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 15 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो पानी के वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पानी का वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है, घटते हुए दिख रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, या लगातार बढ़ रहा है? क्या दिखेगा? अगर पानी को 0 से लेकर 15 डिग्री तक गर्म करें तो पानी के वॉल्यूम पे आपको क्या प्रभाव दिखेगा, ये आपको बताना है। विक्की कसैया नूरी का गलत है, साहा कीर्ति योगेश अवनीत राजहंस, कुछ आंसर मिल रहे हैं हमें। आशुतोष, विनय, विकास। देखो यहाँ देखना, अगर बेटा हम पानी को 0 से लेकर 15 तक गर्म करेंगे तो हमें क्या दिखेगा? 0 से 15 वाले केस में 0 से 4 का केस भी आ जाएगा और अबव 4 भी आ जाएगा। तो बेटा हम जब पानी को 0 से 15 गर्म कर रहे होंगे तो क्या होगा? 0 से 1 2 3 4, यानी कि 0 से लेकर 4 तक तो पानी का वॉल्यूम घटेगा नहीं, कि पहले तो आपको पानी का वॉल्यूम घटते हुए दिखेगा और फिर 4 से लेकर 15 तक आपको क्या दिखेगा? बढ़ते हुए। तो आप बोलेंगे कि फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, यानी कि पहले आयतन घटेगा और फिर बढ़ेगा। फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज, तो उसका सही आंसर होगा पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। ये ऑप्शन आपको लिखा मिलेगा कि पानी को अगर 0 से 10 तक गर्म करें या 0 से 20 तक गर्म करें या 0 से 18 तक गर्म करें तो पहले वॉल्यूम घटता है और फिर बढ़ता है। पहले घटने का मतलब है 4 डिग्री तक घटेगा और फिर बढ़ने का मतलब है कि 4 से लेकर 15 तक बढ़ेगा। तो इन बच्चों ने पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज लगाया, उन सबका ठीक है, चाहे अवनी आदित्य राजन सबका ठीक है। ठीक है, अब वो 4 डिग्री पर ही वॉल्यूम कम क्यों होता है? एक्चुअली में होता क्या है, इसके लिए पानी का जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा जिम्मेदार है। अगर आप देखें, एक पानी का जो मोलिक्यूल होता है H2O। तो अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हो तो इसे हम कुछ ऐसे बनाते हैं कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और वो ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपने इसका स्ट्रक्चर जो बना रखा है वो कुछ ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, कि वाटर का मोलिक्यूल को हम ऐसे बना सकते हैं बॉन्ड के रूप में। अब बेटा होता क्या कि जब शुरुआत में हीट देते हैं 0 से तापमान पानी का 1 या 2 या 3 जब आप शुरुआत में हीट देते हैं ना तो होता क्या है कि ये बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं टेम्परेचर मिलने से। तो ये खाली जो स्पेस है 2 हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के एटम के बीच में, तो इस खाली स्पेस को भरने के लिए ये तीनों नजदीक नजदीक आने लगते हैं। तो शुरुआत में तो क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है हीट मिलती है अभी ने, तो ये क्या करते हैं, जो खाली स्पेस है, जो उनका स्ट्रक्चर है वाटर मोलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है कि 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का, तो हीट मिलती है तो बॉन्ड जब ब्रेक होने लगते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उस खाली स्पेस को भरने के लिए नजदीक भागते हैं। लेकिन 4 डिग्री से ऊपर इनके पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि उस एनर्जी को लेकर भी दूर दूर फ्लो करने लगते हैं। जब एनर्जी आती है ना जनरली पार्टिकल्स दूर ही भागते हैं। तो इनिशियल इनकी टेंडेंसी होती है उस खाली जगह को भरने की। अब उस खाली जगह तो इन्होंने भर लिया पर इनके पास तो तापमान बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो भी इधर उधर भागने शुरू कर देंगे, यानी कि इनका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा फिर। तो 4 डिग्री तक तो वॉल्यूम आपको घटते हुए दिखेगा, 4 पे सबसे कम होगा और 4 के बाद बढ़ेगा। हालांकि 4 डिग्री भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 3.98 डिग्री सेल्सियस होता है, उसे हम लगभग 4 कह देते हैं। ठीक, अब ये बात हुई बेटा वॉल्यूम की। अब यहाँ पे एक शब्द समझेंगे हम, डेंसिटी, और फिर इस कॉन्सेप्ट पे हम दोबारा आएंगे। देखो वॉल्यूम समझना तो बड़ा आसान है भाई। वॉल्यूम क्या है कि कोई भी वस्तु कितना जगह घेर रही है, कितना स्पेस घेर रही है, वो उसका वॉल्यूम आयतन होता है ना, कितनी जगह घेर रही है वो। जैसे आप एक गुब्बारा लो, उसे फूंक मारो तो गुब्बारे ने इतनी जगह घेर ली, उसका वॉल्यूम इतना है। वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कितना स्पेस घेर रहे हैं आप। आपने और तेज फूंक मारी गुब्बारे में खींच के तो गुब्बारा फूल के इतना बड़ा हो गया, तो उसने वॉल्यूम, अब ज्यादा स्पेस घेर रहा है ना, वो ज्यादा जगह को घेर रहा है तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम तो हम समझते हैं कि कोई पतला व्यक्ति है उसका वॉल्यूम कम है, मोटा व्यक्ति है ज्यादा जगह घेर रहा है, वो मोटरसाइकिल बैठेगा तो पता चला कि सारी जगह तो वही घेर लेगा। तो कहेंगे भाई साहब इतना वॉल्यूम लेके कहाँ घूम रहे हो, थोड़ा वॉल्यूम कम करो अपना, ताकि औरों के नंबर आए और लोग भी बैठ पाए। तो वॉल्यूम तो हमें समझ में आ रहा है। डेंसिटी देखो क्या बोला है, डेंसिटी 2 बातों पर डिपेंड करती है। पहले देखना यहाँ पे, जैसे मेरे पास मान लो ये 2 कमरे हैं, एक छोटा रूम है एक बड़ा रूम है, और इस रूम के अंदर 3 लोग सो रहे हैं पहले से ही, और इसमें भी 3 लोग सो रहे हैं। आप आए, अपने सर आज मैं रात को यहीं पर रुकूंगा, कल मेरा पेपर है और कल फिर मैं चला जाऊंगा। मैंने कोई बात नहीं भाई रुक जाओ, मैंने जाके किसी एक रूम में सो जाओ। तो आप किस वाले रूम में सोना पसंद करेंगे, पहले वाले में कि दूसरे वाले में? आप कहेंगे सर हम दूसरे वाले रूम में सोना पसंद करेंगे। मैं कहूँगा भाई क्यों? पहले में भी 3 ही बच्चे हैं, पहले से आए हुए हैं, दूसरे में भी 3 ही है। आपको सर वो छोटे से में 3 भरे पड़े हैं और इतने बड़े में भी 3 है, तो ये कमरा में खुला खुला सा लग रहा है, ये तो मैं बहुत डेंस लग रहा है, बहुत ही भरा भरा सा लग रहा है, तो इसमें नहीं सोऊंगा मैं तो इसमें जाकर सोऊंगा। यानी कि अगर कभी ऐसा हो कि पार्टिकल्स तो बराबर ही हो, 3 यहाँ 3 यहाँ, लेकिन अगर उतने ही पार्टिकल कम जगह में, कम वॉल्यूम में, कम आयतन में होंगे तो चीज आपको ज्यादा भरी भरी ज्यादा डेंस लगेगी। तो कोई चीज ज्यादा डेंस कब होगी? जब वॉल्यूम कम होगा, आयतन कम होगा। लेकिन अगर बेटा वॉल्यूम सेम हो,
इसके अंदर 2 बच्चे सो रहे हैं और इसके अंदर सो रहे हैं 5। तो इस बार मैं कहूंगा भाई किसमें सोना पसंद करोगे? आप कहोगे सर पहले वाले कमरे में। मैं कहूंगा यार दोनों कमरे तो बराबर ही साइज के हैं, दूसरे में सो जाओ। आप कहोगे नहीं, दोनों बराबर साइज के हैं पर वो 5 बच्चे हैं या 2 हैं तो मुझे भरा भरा लग रहा है तो मैं इसमें सोऊंगा। यानी कि डेंसिटी किस बात पर डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स कितने हैं उनका। छोटे जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स भर दिया आपने और उतनी छोटी जगह में आपने बिल्कुल नहीं भरे तो ये चीज आपको डेंस लगेगी नहीं लगेगी। नहीं, डेंसिटी 2 बातों पर डिपेंड करती है। एक तो वॉल्यूम पे, वॉल्यूम जितना कम होगा आपको चीज उतनी ज्यादा डेंस दिखेंगी, उतनी ज्यादा डेंस। या फिर मास द्रव्यमान, जो पार्टिकल्स हैं उनका जो मास द्रव्यमान है और वो बहुत ज्यादा हो, अगर मास बहुत ज्यादा हो तो भी चीज आपको बहुत ज्यादा डेंस दिखेंगी। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनता है आपने बचपन से पढ़ा होगा, वो क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, द्रव्यमान बटे आयतन। तो ये जो फॉर्मूला है अब इसे समझना, ये फॉर्मूला अपने आप से सब कुछ कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के जो आपको बता रहा था। ये फॉर्मूला कह रहा है कि अगर मास सेम है, यानी जितना द्रव्यमान यहां भरा हुआ है उतना यहां पे भरा हुआ है, अगर मास सेम है तो जिसका वॉल्यूम कम होगा उसकी डेंसिटी होगी ज्यादा, तो इसका वॉल्यूम कम इसकी डेंसिटी ज्यादा। अगर वॉल्यूम सेम है, उतना ही बड़ा कमरा उतने बड़ा ये, अगर वॉल्यूम सेम है तो फिर जिसका मास ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो मास किसका ज्यादा है? इसका है, तो इसका मास ज्यादा, उसकी डेंसिटी भी कैसी बनेगी? ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो डेंसिटी जो होती है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम, घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब यहां पे आ जाओ। अब आपको पता है कि डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहां पे वॉल्यूम कम होगा वो चीज आपको डेंस दिखेगी। तो मेरा काम हो गया। तो 0 से लेकर 4 डिग्री तक अगर हम पानी को गर्म करें, पानी का वॉल्यूम घटता है 0 से लेकर 4 तक, यानी कि डेंसिटी क्या होगी? बढ़ेगी, घनत्व तो बढ़ेगा। 0 से लेकर 4 तक अगर वॉल्यूम घट रहा है तो यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी। 4 से ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि डेंसिटी घटेगी। अच्छा, 4 पे वॉल्यूम मिनिमम है, यानी डेंसिटी कैसी होगी? मैक्सिमम। घनत्व क्या होगा? अधिकतम। ठीक है, तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पानी को 0 से लेकर 15 तक गर्म किया तो वॉल्यूम क्या हुआ? आप कहेंगे पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। लेकिन अगर पूछता है कि डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है घनत्व पे, तो आप बोलते हैं कि अगर 0 से लेकर 15 तक गर्म करेंगे तो पहले डेंसिटी बढ़ती है 4 तक और फिर घटती है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई पेपर में आ चुका है ये, कि किस तापमान पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है? 4 पर। ठीक है, तो इसे एक बार उतार लेंगे सब बच्चे, ये उतारो, फिर एक मैं बड़े से क्वेश्चन पूछूंगा आपसे भी। ये बच्चा कह रहा सर आप कहाँ से पढ़ते हैं? अब तो भैया जो पढ़ना था पढ़ लिया, अब कहाँ से पढ़ेंगे? अब तो हम केवल ये देखते हैं जो रिसेंट जो पेपर आते हैं ना, उनमें क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस पेपर में कैसा पूछ रहा है, अब तो बस यही चलता है। की तरफ जा रहा हूँ तो वॉल्यूम घट रहा है, पेपर की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल प्योर पेपर की तरफ। यहाँ देखना समझना, 0 4 वॉल्यूम घट रहा है। बट अगर मैं उल्टा जाना शुरू कर दूं, 4 से तापमान घटा के 3 कर दूं, और ठंडा 2 कर दूं, पानी का तापमान और ठंडा 1 कर दूं, और 0 पे तो पानी जम ही जाएगा। तो यहाँ पे बात को समझना कि अगर 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है, तो अगर मैं उल्टा आऊंगा 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो 4 से अगर मैं 0 की तरफ को आऊंगा, पानी को जमाने लगूंगा 4 से 0 की तरफ को, तो 0 से 4 अगर वॉल्यूम घट रहा है तो 4 से 0 बेटा वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जब आप पानी को ठंडा करते 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 जमा देते हैं, बर्फ बना देते हैं उसकी, तो पानी जमते समय उसका वॉल्यूम बढ़ता है। यानी जब पानी जम के बर्फ बन जाता है तो फैल जाता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। इसलिए आपने देखना कभी घर में एक बोतल लेना। इससे मैंने एक बार हमारे घर में से कोई बोतल थी, तो उसके अंदर गर्मी का टाइम था, मैंने पूरा पानी भरा, तो मैंने सोचा थोड़ा सा 5-7 मिनट फ्रीजर में रख देता हूँ, हल्का सा मामूली सा ठंडा होगा पानी, फिर मैं उसे पी लूंगा। अब मैंने बोतल रखी फ्रीजर में, भूल गया मैं। अगर आप पूरी की पूरी बोतल को पानी से भर के रखते हैं फ्रीजर में, तो बेटा अगर जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना हल्का सा जो गड्ढे से वाला, ये बाहर को निकल जाता, फूल जाता है ये ऐसे, और आपकी बोतल भी ना यहाँ से फूलने से लगेगी, क्योंकि जब पानी जमता है तो पानी जमते समय उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा भैया, उसको जगह ज्यादा चाहिए, बोतल पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है। अब जो पानी जब जमते हुए फैलेगा तो जो नीचे का हिस्सा अंदर को दबाओ तो बाहर को निकल जाएगा, वो बोतल रखोगे गिर पड़ेगी, ऐसे लुढ़क जाएगी फिर वो। और आपने कांच की बोतल में पूरा पानी भर के टाइटली बंद करके उसे रख दिया फ्रीजर में, तो टूट ही जाएगी वो। तो पानी से भरी कांच की बोतलें क्यों टूट जाती हैं? उसकी वजह यही है, क्योंकि जब पानी जमता है तो जमते समय उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अगर आप बर्फ जमा आयतन बढ़ेगा तो घनत्व बढ़े बेटा, जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व तो घटेगा ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? हैं? अरे अभी तो पूरी कहानी सुनाई तुम्हें कि डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास कांस्टेंट हो, जितना पानी पहले था बोतल में उतना ही पानी अभी भी है, तो अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी घटेगी नहीं क्या? तो बर्फ की डेंसिटी कम होती है तभी बर्फ पानी के ऊपर तैर पाता है। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और बर्फ की होती है 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जब पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसलिए क्या करता है, जब पानी जमेगा तो तोड़ देगा उसे। ठीक है, तो
पानी के जमते समय वॉल्यूम इंक्रीज करता है, आयतन बढ़ जाता है, इसलिए कांच के बोतल टूट जाएंगे। बहुत जो कोल्ड कंट्री होते हैं, जैसे कि आप जाओ कभी यूरोप में, फिनलैंड वगैरह, बहुत ठंडा मौसम होता है वहाँ पे, तो घरों में ना पूरी हीटिंग के लिए वहाँ पे ना वो गैस आती है, तो पूरा गैस से पूरा का पूरा घर का उनका अंदर माहौल गर्म रहता है। मान लो कभी कुछ दिक्कत हो जाए और लाइटिंग चली गई पूरी की पूरी बहुत लंबे समय तक, तो जो पाइपों में जो पानी जा रहा है ना, पाइप में पानी जा रहा है उनके यहाँ पे जो घरों में जो पाइप लगे होते हैं, तो उन पाइपों में जो पानी जा रहा है वो पानी के पाइप फट जाते हैं कई बार, क्योंकि पाइप में जो पानी जा रहा है, पानी जमेगा तो जमते समय उसका वॉल्यूम तो बढ़ेगा, वो पानी के पाइप को फाड़ देगा। तो जब पानी जमता है यानी उसकी बर्फ बनती है, तो पानी का बर्फ बनती, दिमाग में रखना, कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों टूटती है? पानी जमते समय उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अच्छा, जमते समय वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं कि पिघलते समय घटता होगा? तो बिहार वालों ने ही पूछा था कि जब बर्फ पिघलती है, जब मेल्ट करती है, तो वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। तो हम एक याद रखेंगे कि जमते समय बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर आता है जमने वाला, कि जब पानी जमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और उल्टा पूछ लिया कि पिघलने पे क्या होगा, तो पेपर में तभी उल्टा कर देना कि जब जमते समय हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम बढ़ता है, पानी के पाइप फट जाते हैं, बोतल फट जाती है, तो जमते समय अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिघलते समय घटता ही होगा। तो इस लाइन को लिखेंगे हम, ड्यूरिंग freezing of water its volume during freezing of water its volume increases। पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है, पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ वाटर इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज, पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। एक लिख लेंगे, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस its volume during melting of ice its volume during melting of ice its volume decreases। बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन घटता है, बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन घटता है। तो बेटा जब पानी जमेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा और बर्फ पिघलेगा तो वॉल्यूम घटेगा। ये लगभग 10% के आसपास का फर्क आ जाता है, लगभग 10% का। ठीक है, तो बर्फ पिघलना और पानी का जमना, तो मैंने कहा कि दोनों एक साथ याद करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं हम, तो किसी एक को याद कर लेते हैं। तो मैंने इस वाले को याद किया हुआ है कि जब भी पानी जमता है तो होता क्या, अगर मान लो कभी कंफ्यूजन भी हो जाए पेपर में, अचानक से क्वेश्चन आ गया, तो सीधे अपने घर का फ्रीज में पहुंच जाना। यार फ्रीज में होता क्या है, अगर पानी बोतल में भर के रख देंगे तो बोतल टूट जाती है। तो क्यों टूट रही है? क्योंकि फ्रीज करता क्या, पानी को जमाता होगा, तो जमते समय बोतल टूटी, यानी कि जमते समय वॉल्यूम बढ़ेगा, जगह ज्यादा घेरनी है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में आ जाएगा कि जब पानी जमता है तो जमते समय उसका वॉल्यूम बढ़ता है। अगर गलती से क्वेश्चन आ गया कि पिघलने वाला, तो आप बोलेंगे वॉल्यूम घटेगा। क्लियर है बात ये? अरे हाँ या ना? मुझे बताओ कि ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर है तो फिर मैं इसमें आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी हम और करेंगे इससे जुड़े हुए। बढ़े आगे? गुड्डू भाई, ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करनी है ना, टाइम से आया करो क्लास में, क्लास का डेकोरम मेंटेन करो, थोड़ा सा लाइफ में सीरियस हो जाओ, है ना। कंपटीशन बेटा बहुत है, ऐसे अगर मजे मस्ती में चलते रहे, टाइमिंग पता ही नहीं है क्लास कितने बजे है, पहले से अलार्म लगा लिया करो 10 मिनट पहले का। जो अपने इस जीवन के इस दौर में 1-2 साल, जो बालक, जो छात्र अपना जिसने डिसिप्लिन के साथ जीवन जी लिया, जिसने 1-2 साल लिए, उसका पूरा जीवन धन्य है। फिर ऑफिसों में आजकल काम है, गवर्नमेंट ऑफिस में भी, पर वो ऐसे स्ट्रेस फ्री काम है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें को नौकरी से बाहर निकाल देगा। आपको मन किया छुट्टी लेने का, आप सेल ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, बहुत छुट्टियां होती हैं। सैटरडे संडे तो वैसे छुट्टी है एसएससी में, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो 1-2 साल का डिसिप्लिन वाला जीवन जियो, यानी कि मुंह उठा के चले आए 12 बजे क्लास में, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, है ना। अगर कभी आओ भी लेट तो चुपचाप आया करो, ये फालतू के कमेंट मत किया करो। फिर अब यहाँ पे मैं 2-3 बार बीकर बनाऊंगा, उसे बनाना आप साथ में। ये मेरे पास में एक बीकर है, आप जितनी बार ये बीकर बनेंगे क्लास में आपको उतनी बार ही बनाने हैं। ये बीकर है बेटा मेरे पास में, इस बीकर में एक आइस क्यूब तैर रही है, क्योंकि आपको पता है कि आइस क्यूब की जो डेंसिटी होती है कम, और जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है ना वो तैरती हैं, वो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ेंगे हम। तो बर्फ पानी के अंदर तैरती है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है वो, बीकर में एक आइस क्यूब तैर रही है, क्योंकि आपको पता है कि आइस क्यूब की जो डेंसिटी होती है कम, और जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होती है ना वो तैरती हैं, वो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ेंगे हम। तो बर्फ पानी के अंदर तैरती है, तो इससे क्वेश्चन पूछता है वो कि जब बर्फ तैर रही होती है, ये कह रहा है कि सीजल मेन से कवर हो जाएगा, यहाँ पढ़ा रहे हैं पीसीएस का, सीडीएस का, सीजल का नहीं होगा क्या? अरे भैया सब हो जाएगा, नाम उसका मेंस रखने से घबराने की जरूरत नहीं है। सीजल यहाँ पे यूपीएससी के सीडीएस लेवल का पढ़ रहे हो तुम, सीडीएस भी कवर, कमांडेंट भी कवर, कोई भी स्टेट का पीसीएस दो। ये जीएस स्पेशल का मतलब क्या है? ये किसी एक पेपर के लिए नहीं है, आप इसे एक बार पढ़ो, किसी भी एग्जाम में अप्लाई करो, वनडे कॉम्पिटेटिव जितने भी एग्जाम है सब में। तो बार बार एक ही बात मत पूछा करो, पहली क्लास में बात मैं बताता हूँ सभी को। जब ये बर्फ तैर रही होती है तो इस बर्फ का कितना हिस्सा बाहर होता है? पानी के 10%, और अंदर कितना होता है? 90%।
तो तैरती हुई बर्फ का 1/10 हिस्सा होता है बाहर और अंदर होता है 9/10। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बर्फ तैरती है उसका 90% हिस्सा अंदर रहता है। अच्छा, एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलत स्टेटमेंट बोल दी थी जल्दीबाजी में। मैंने एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था ना, तो उसने कहा था कि जब सर बर्फ पिघलेगी तो वॉल्यूम तो घटेगा, बर्फ पिघलते समय वॉल्यूम घट जाता है 10%। डेंसिटी पे ऐसा कुछ फर्क पूछा था ना उसने, तो मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दी थी छोटी सी। जो बेटा पानी होता है, पानी की डेंसिटी होती है 1, वाटर की जो डेंसिटी होती है ना 1 होती है वाटर की, 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। एक आइस की मेरे से मुंह से जल्दी से 0.98 निकल गई, 0.9 होती है आइस की, 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। तो आइस की होती है 0.9, 0.98 तो ह्यूमन बॉडी की होती है, 0.98 होती है ह्यूमन बॉडी की। तो मैंने शायद 0.98 कह दिया था, है ना। तो 0.98 नहीं, 0.9 है आइस की, कम होती है इससे, पर 0.9 है ना, 98 है ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी होती है 0.98। अच्छा, अब यहाँ आ जाओ। अभी हमारे पास में बीकर में बर्फ है, 10% हिस्सा बाहर, 90% अंदर। अब इसे एक बार ये बनाया, अब सेकंड केस में दोबारा बनाते हैं। अब क्वेश्चन मेरा दूसरा है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक बीकर में पानी है, पानी में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। ये बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था, आपने बीकर में निशान लगा लिया मार्कर से, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा था तो आपने निशान बनाया ये। तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, अगर किसी बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, और जब बेटा बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा, पिघल के पानी पानी हो जाएगा तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो अगर किसी बीकर में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, उस बर्फ के टुकड़े के पिघलने के बाद में जो वाटर का जो लेवल है आपको बढ़ते हुए दिखेगा, घटते हुए दिखेगा, कि सेम दिखाई देगा। ये क्वेश्चन बहुत पेपर में आ चुका है। अगर किसी बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा हो, उस टुकड़े के पिघलने पर वाटर का लेवल बढ़ता है, घटता है, कि सेम रहता है। देखते हैं कितने बच्चों ने देखा है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, कितनों को आता है इसका आंसर। देखो बेटा, जितना बच्चे कह रहे हैं बढ़ेगा उन सबका गलत है, जो घटे कह रहा है उनको तो बिल्कुल गलत है। वाटर का लेवल रहेगा सेम। इससे बताऊंगा क्यों, पहले लिख लेंगे इसका आंसर। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस, कोमा, द लेवल ऑफ वाटर इन बीकर विल रिमेन सेम। बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर, बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर समान रहेगा। बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर समान रहेगा। तो बेटा अगर केवल आइस क्यूब तैर रही हो, केवल आइस क्यूब फ्लोट कर रही हो, तो उस आइस क्यूब के पिघलने पर वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो बेटा, जब ये बर्फ तैर रही थी तो मान लो कि इस बर्फ का कुल वॉल्यूम, कुल आयतन मान लो 100 है। आपको पता है जब बर्फ तैरती है तो 90% वॉल्यूम अंदर होता है, 10% होता है बाहर। तो उसका टोटल वॉल्यूम अगर 100 है तो यानी कि 10 वॉल्यूम तो इसका बाहर होगा। अंदर जो है पानी के अंदर जो घुसा हुआ है वो कितना है, 90 है। 90 है, यानी अंदर जो बर्फ है, जिस बर्फ ने अपने लिए जगह बना रखी है, उसका वॉल्यूम तो 90 है। और आपको एक चीज पता है कि जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी, तो बर्फ पिघलने के बाद तो मैंने आपको लिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका वॉल्यूम 10% घट जाता है। यानी कि जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो इसका वॉल्यूम अभी टोटल 100 है, जिसमें से 90 तो अंदर है, बाहर 10 है। ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो उसका वॉल्यूम 10% घट के 90 ही बचेगा, और सारा का सारा पिघल के पानी अंदर ऐड हो जाएगा। अभी भी अंदर कितना वॉल्यूम घुसा हुआ है, 90। जब पूरी बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी तब भी अंदर वॉल्यूम कितना रहेगा, 90। तो वाटर के लेवल पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। वाटर लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। बात में आ रही है। ये पूरी बर्फ है, 90 वॉल्यूम अंदर है, इस 90 वाले वॉल्यूम ने अपने लिए जगह बना रखी है 90, 10 बाहर है। पूरा बर्फ पिघल जाएगा फिर 10 रहेगा, पूरा बर्फ पिघल जाएगा 10% वॉल्यूम घट के फिर से 90 अंदर, 90 तो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी में क्या लिखा था मैंने इसका, कि बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर समान रहेगा। बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर रहेगा समान। तो अगर पेपर में आ जाए कि बर्फ तैर रही है तो कितना हिस्सा बाहर होता है, 10, अंदर होता है 90। बर्फ पिघल जाएगी, अगर केवल बर्फ तैर रही है वो पिघल जाए तो पिघलने पर वाटर का लेवल क्या रहता है, सेम। अब तीसरा केस आ जाओ, इसमें एक बार और बनाएंगे बीकर। ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर के अंदर है पानी, पानी रे, ठीक। और पानी के अंदर है क्या बेटा, इसमें आइस क्यूब, आइस क्यूब, ठीक, आइस क्यूब। अब ये जो आइस क्यूब है हमारे पास में, अब मैंने बेटा क्या किया, इस बार इस आइस क्यूब के ऊपर कोई सिक्का रख दिया,
सिक्का, केवल इस बार आइस क्यूब नहीं है, इस आइस क्यूब के ऊपर मैंने कोई कॉइन रख दिया, तो जैसे ही आइस क्यूब तैर रही थी इसके ऊपर मैं सिक्का रखूंगा, सिक्का, तो थोड़ा सा ये पुश कर देगा इसे नीचे को ना, ऐसे सिक्का दबाएगा इसे, या मैंने सिक्के का कोई कांच का टुकड़ा रख दिया वो भी पुश करेगा, दबाएगा, ठीक है, दबा देगा, या आपने कोई लोहे की चीज रख दी इसके ऊपर तो वो भी दबाएगी। तो इस बार केवल आइस क्यूब नहीं है, आइस क्यूब के ऊपर एक कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, कोई कॉइन रखा हुआ है, तो अभी इसने कॉइन इसके ऊपर रखा था, इस कॉइन ने पुश किया आइस क्यूब को, और इससे मान लो कि वाटर का लेवल यहां तक है बीकर में, यहां तक आपने मार्कर से निशान लगा लिया। अभी बेटा दोनों बड़े मजे के साथ तैर रहे हैं, इस बार केवल आइस क्यूब नहीं तैर रही, उसके ऊपर रखा हुआ जो सिक्का है उसने पुश कर रखा है आइस क्यूब को, दोनों बड़े मजे के साथ तैर रहे हैं। इस वाले केस में जब बर्फ पिघल जाएगी तो टक से सिक्का तो नीचे गिर पड़ेगा, या कांच का टुकड़ा जो भी है वो गिर पड़ेगा, या इस बर्फ के टुकड़े में कोई कांच की कोई लोहे की गोली फंसी हुई है, वो जो भी फंसी बर्फ पिघल जाएगी तो गोली तो नीचे गिर जाएगी अपने वजन से। तो इस वाले केस में जब बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा, नीचे दिखाएगा देगा, या इस बार भी उतना ही दिखेगा, ये बताओ, ये आपको बताना है। इस वाले केस में क्या होगा, यहां पर ध्यान समझना, खाली आइस क्यूब नहीं है, डेड बॉडी का डेंसिटी बेटा थोड़ा सा समझो ना तुम, क्या कुछ थोड़ा दिमाग लगाया करो अपने आप से भी। डेड बॉडी थोड़ी फूल जाती है, उसके अंदर कुछ गैसें कंपोज होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, तो वो फूल जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी और कम हो जाएगी। सबकी डेंसिटी 1 लाख चीजें हैं पूरे ब्रह्मांड में, सबकी डेंसिटी याद कर लोगे तुम, उसकी डेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि शरीर डिकम्पोज हो गया ना, गैसें अंदर डिकम्पोज होती है डेड बॉडी में, तो शरीर फूल जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है, तो डेंसिटी जिंदा आदमी के मुकाबले और कम हो जाती है। हम्म। इस बार का आंसर लिखना बेटा, देखो इस बार का आंसर क्या होगा, आफ्टर melting of ice, comma, the level of water, after melting of ice, comma, the level of water in beaker will decrease। बेटा इस वाले केस में डिक्रीज होगा, देखेंगे बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद जल में बीकर का स्तर, जल में बीकर में जल का स्तर इस बार घट जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम रट्टा ही मार लो कि बर्फ पिघलती है तो वाटर का लेवल डिक्रीज होता है, डिक्रीज वाला अलग क्वेश्चन है और सेम वाला अलग है, और ये सेम वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, सेम वाला 90% केस में आता है, 10% में आता है। तो पहला पेपर में जब भी क्वेश्चन आए बर्फ का पिघलने वाला, तो पहला देखना खाली आइस क्यूब है क्या, अभी बताऊंगा उसका रीजन क्या है। खाली पेपर में अगर आइस क्यूब आया तो आइस क्यूब के पिघलने पर बोलेंगे वाटर का लेवल रहता है सेम, लेकिन वो बोल दे कि आइस क्यूब के ऊपर कोई चीज रखी है, उसके अंदर कोई चीज फंसी हुई है, उस केस में जब बर्फ पिघलेगी तो वाटर का लेवल बोलेंगे हम डिक्रीज। अच्छा बहुत सारे बच्चे करते क्या है, रट्टा मार रखा उन्होंने कि बर्फ पिघलती है वाटर का लेवल सेम, क्वेश्चन पूरा पढ़ते भी नहीं कि उसके ऊपर कोई चीज रखी है कि अंदर फंसी हुई है, सीधे सेम पर टिक लगा देंगे। कुछ पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं अच्छा यहाँ तो कोई चीज रखी है, तो बर्फ पिघलेगी, वो चीज अंदर गिरेगी तो उसकी वजह से वाटर का लेवल तो बढ़ना चाहिए। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ हर क्लास में कि आपने एक थर्स्टी क्रो, प्यासे कोवे वाली कहानी पढ़ी होगी, है ना, कि घड़े में पानी है, तो आपने सुना होगा कि भाई कौवा आया, उसने कौवे ने देखा कि उसकी चोंच तो जा नहीं रही है पानी तक, तो कौवा क्या करता है, बाहर से पत्थर ला के वो डालना शुरू कर देता है इसमें, तो पत्थर डालेगा, डाले इसने क्रो ने, कौवे ने बाहर से, तो पानी का लेवल बढ़ गया, कौवे ने पानी पी लिया। तो हमें क्या लगता है कि जैसे घड़े में पत्थर डाल 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 के वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ, ऐसे जब बर्फ पिघल जाएगी और सिक्का नीचे गिर पड़ेगा, सिक्का नीचे गिर जाएगा, जो ऊपर रखा हुआ है अंदर फंसा हुआ जो भी, जब सिक्का नीचे गिरेगा तो इसके दम पर वाटर का लेवल तो इंक्रीज होना चाहिए। अब सबसे पहले समझो कि आप इस वाले केस को इस प्यासे कोवे वाले केस से कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, इसकी वजह यह है यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर डाले गए ना, वो कंकड़ पत्थर घड़े में मौजूद नहीं थे, वो बाहर से जबरदस्ती ला के डाले गए हैं। यहाँ पर क्या है कि जो सिक्का अंदर गिर रहा है वो सिक्का तो पहले से सिस्टम में मौजूद है, कि बर्फ के टुकड़े के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ था, उसने उसे दबाया, दोनों बड़े मजे के साथ तैर रहे थे, तो जो सिक्का अंदर गिरा वो पहले से सिस्टम के अंदर मौजूद है, तो एक तो इन्हें कंपेयर नहीं करना। दूसरा, अब यहाँ वाटर लेवल डिक्रीज क्यों हो रहा है उसे समझो, उसके लिए मैं पहले आपको एक बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। इस प्रैक्टिकल अप्रोच को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे आपको हमेशा लंबे समय तक याद रहेगा। देखो आप ये सोचो कि आपके पास में एक पानी की बाल्टी है, ठीक, उस बाल्टी में 70% पानी, जैसे मैं बोल रहा हूँ दिमाग में पिक्चर बनाना, एक बाल्टी बनाओ दिमाग में अपने, बन गई, उसमें 70% तक पानी है, 70%। अब इसके अंदर आप एक नहाने का मग डाल दो, जिससे आप डेली सुबह नहाते हैं, वो मग प्लास्टिक का होता है, खाली हल्का होता है, तैरेगा। अब इस मग को करो सीधा और उसके अंदर कुछ कंकड़ पत्थर भर दो, जैसे आप मग में कंकड़ पत्थर भरोगे तो ये मग भारी होकर नीचे को जाएगा पानी में, और पानी का लेवल 70 से हो जाएगा 80% तक।
यानी जब खाली मग था तो पानी का लेवल 70% तक था, लेकिन मग के अंदर जब पत्थर भर देंगे तो पत्थर मग को पुश करेंगे नीचे को और पानी का लेवल 80% पे आ गया। यानी कि जब ये मग और पत्थर एक साथ तैर रहे हैं दोनों बड़े मजे के साथ, तो पानी का लेवल आपको 80% दिख रहा है जब दोनों एक साथ हैं। लेकिन तो बेटा मैं इस मग को ऊपर हटाऊं, बाहर निकाल दूं, तो लेवल फिर से 70% ही पहुंच जाएगा। और इस बार मैं पत्थर को डाल दूं बाल्टी के अंदर ही अलग और मग अलग कर दूं। जैसे मैं बाल्टी और मग अलग करूंगा तो मुझे, जैसे मैं कंकड़ पत्थर और मग अलग करूंगा, मुझे एक चीज बताना, जब ये इतने सारे कंकड़ पत्थर मग में रखे थे तो मग को पुश करके वाटर का लेवल 70 से 80 पहुंच गया था। लेकिन जब यही पत्थर अलग कर दूंगा, मग अलग कर दूंगा, तो क्या पत्थर अपने दम पर वाटर का लेवल 70 से 80 कर देंगे? नहीं। कभी बाल्टी में ना इतने सारे कंकड़ पत्थर डाल के देखना, पानी का लेवल इतना भी बढ़ता नहीं दिखेगा। वही पत्थर मग के अंदर डालना, वो मग को पुश करेंगे, वाटर का लेवल आपको काफी ऊपर दिखेगा। यानी जब ये कंकड़ पत्थर एक साथ थे तो पानी का लेवल आपको 80% दिख रहा था, अलग होते ही पानी का लेवल पहुंच जाएगा 71%, क्योंकि मुश्किल से 1-8% ही लेवल बढ़ाएगा वो। ऐसे यहाँ पर भी है, जब ये सिक्का इस आइस क्यूब के ऊपर रखा था, इस सिक्के ने आइस क्यूब को पुश कर रखा था, तो उसमें पानी का लेवल यहां तक था। जब ये बर्फ पिघल कर सिक्का गिरेगा नीचे, अब सिक्का जैसे इससे अलग होगा तो अपने दम पर ये पानी का लेवल उतना नहीं पहुंचा पाएगा जितना इसने आइस क्यूब के ऊपर रखा होने से पहुंचा रखा था। यानी वही पत्थर जब मग में होते हैं तो पानी का लेवल काफी बढ़ा सकते हैं, वही पत्थर जब अलग कर देंगे तो उतना ही पानी का लेवल नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यहाँ पर भी वो सिक्का जब इसके ऊपर रखा है तो पानी का लेवल काफी उसने इंक्रीज कर रखा है, अलग होने पर उतना नहीं दिखेगा। तो पेपर में याद रखना, अगर वो कह दे केवल आइस क्यूब की बात करे तो आइस क्यूब पिघलने पर वाटर का लेवल सेम रहता है, लेकिन आइस क्यूब के अंदर या बाहर कोई चीज फंसी है उस केस में डिक्रीज। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ना तो केवल डिक्रीज वाला रट्टा मार लेना, ना केवल सेम वाला मारना, ठीक है। चलो अब यहां देखो, इससे जुड़ा मैं क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको बताना है कि ये कौन से वाला क्वेश्चन है। तो डिक्रीज वाला क्वेश्चन है कि सेम वाला क्वेश्चन है? क्या आंसर होगा इसका? पूछो भाई, मैंने क्या पूछना है? प्रियांशी, विद्या विद्या, सागर, शिवम, मनीष, उत्कर्ष, सबका ठीक ठीक लग रहा है इस बार, सब बच्चे बता रहे हैं सेम, तो सेम वाला ही आंसर है। तो उसने बोला व्हेन ए पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर मेल्ट द लेवल ऑफ वाटर। देखो एक पीस ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पिघल गया, क्या होगा? खाली बर्फ के टुकड़े की बात की, कुछ और कहा उसने कि बर्फ के टुकड़े के ऊपर कोई चीज रखी है? नहीं, तो वाटर का लेवल क्या रहेगा? सेम, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन का आंसर सेम है। देखो आज हमने किया था, जब पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? तो पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म करते हैं तो उसका वॉल्यूम हमें पता है कि घटता है। इस बार कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो क्या होगा? पढ़ाया था आपको कि पहले वॉल्यूम घटेगा 4 तक और फिर वॉल्यूम बढ़ेगा 4 से लेकर 10 तक। क्योंकि पानी का व्यवहार थोड़ा सा विचित्र है ना, कि पहले उसका वॉल्यूम घटता है फिर वॉल्यूम बढ़ रहा है। जनरली चीजें जब गर्म करते हैं तो उनका वॉल्यूम केवल बढ़ता है या केवल घटता है? जैसे पन्नी है प्लास्टिक, चिपक के इतनी सी हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम घट रहा है, बाकी चीजें फैलती हैं। तो लेकिन यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, इसका व्यवहार थोड़ा विचित्र है, एनोमलस बिहेवियर है, एबनॉर्मल बिहेव करता है पानी कि 4 तक वॉल्यूम घटेगा, 4 के बाद बढ़ेगा, ठीक है। चलो बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अलग कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।